जय हिंद साथियों, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बीकॉम पार्ट 2 एग्ज़ाम 2021 के लिए जो सब्सिडी पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले 5-6 वीडियो अपलोड किए गए हैं इस चैनल से इंडियन इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, और आप लोगों का जो दूसरा थ्योरी है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसका भी 3-4 वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो निश्चित रूप से आप वो देख लें। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम का बहुत अधिक दिन नहीं रह गया है, तो मैंने सोचा जो आप लोगों का गेस पेपर है या बुक है या जो आप लोगों का सिलेबस है, उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हैंड रिटन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूं। उसके लिए मुझे पूरा केस पेपर को पढ़ना पड़ा, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांटना पड़ा। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक मार्क्स मिले, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता होगा, मेरा प्रयास अच्छा लगता होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो चलिए, आज मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाला हूं इस पूरे के पूरे वीडियो में, और यह हैंड रिटन है, कोई गेस का गेस नहीं है। किसी भी ऐसे वैसे क्वेश्चन को इसमें हम शामिल नहीं किए हैं। पूरे बुक को ध्यान में रखते हुए, खास करके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो आप लोगों का सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को इसमें हम शामिल किए हैं। और ख़ास बात आप लोगों को एक बता दूं, अगर आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी मददगार होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ पिछड़ जाता है तो वो पूरे एग्ज़ाम में पिछड़ जाता है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब पर तो मेहनत करके आदमी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है कंपटीशन में जहाँ पे लोगों को नहीं, तो यह एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आदमी फंसता है, स्टूडेंट्स फंस जाता है। तो कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप लोग थर्ड पार्ट में जाने ही वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन भी प्रारंभ कर दिए हैं, तो कंपटीशन का लेवल और आप लोगों का जो सिलेबस है उस दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन प्रिपेयर्ड किए हैं, ताकि आप लोगों को आगे भी भविष्य में इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए कंपटीशन से लेकर थर्ड पार्ट तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इस चैनल से अपलोड किए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आर्थिक विकास। तो सबसे पहले मैं बता दूं आर्थिक विकास होता क्या है। तो आर्थिक विकास का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। विदोहन का तात्पर्य होता है उसका उपयोग होता है। इससे यानी कि आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है। यह डेफिनेशन है आर्थिक विकास का। एक बार और बता दूं, आर्थिक विकास का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। इससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यह आर्थिक विकास का परिभाषा है। तो चलिए, आप लोगों का जो पहला अध्याय वो भी आर्थिक विकास ही है। तो आर्थिक विकास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है इससे बन रहा है वो आर्थिक विकास की विशेषता क्या है। तो आर्थिक विकास का जो विशेषता है वो है आर्थिक विकास एक क्या है, तो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। दूसरा है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और तीसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालिक वृद्धि। तो आर्थिक विकास की विशेषता आप लोग जान गए हैं। आर्थिक विकास की विशेषता है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है।
दूसरा है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और तीसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आर्थिक समृद्धि का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है, यानी कि आर्थिक समृद्धि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ सामान्यतः जनरली जाना जाता है अधिक उत्पादन से। आर्थिक समृद्धि का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है किससे, तो अधिक उत्पादन से। अगला है ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है। ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है सर्वांगीण विकास के रूप में। ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है सर्वांगीण विकास के रूप में। तो एक एक लाइन में दिया हुआ है, और जो प्रश्न का जो उत्तर बनता है वही, इसमें ऑप्शन हम नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन देकर क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को जानकारी इंक्रीज करना है और एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर लाना है। तो ब्राइट सिंह ने आर्थिक विकास की परिभाषा दी है तो सर्वांगीण विकास के रूप में। अगला है प्रायः अल्प विकसित देशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रायः अल्प विकसित देशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल्प विकसित देशों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द है आर्थिक विकास। अल्प विकसित देशों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, आर्थिक विकास है। अगला है आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक समृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक संकल्पना है, यानी कि इसको हम माप सकते हैं। और आर्थिक विकास जो है ये गुणात्मक संकल्पना है। आर्थिक विकास है गुणात्मक संकल्पना और आर्थिक समृद्धि है एक मात्रात्मक संकल्पना। अगला है मेयर व बाल्डविन की आर्थिक विकास की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। तो मेयर व बाल्डविन की आर्थिक विकास की परिभाषा में राष्ट्रीय आय में वृद्धि को शामिल किया जाता है। मेयर व बाल्डविन की आर्थिक विकास की परिभाषा में राष्ट्रीय आय में वृद्धि को शामिल किया जाता है। अगला है भारत में, अगला ये चैप्टर ही है, भारत में कृषि एवं कृषि नीति। भारत में कृषि एवं कृषि नीति, यह आप लोगों का दूसरा चैप्टर है। चलिए तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। तो प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी में हुआ। प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी। प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी। दूसरा है नई कृषि नीति की घोषणा। नई कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को हुआ। नई कृषि नीति NAP न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, नई कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन में अगर 2000 दे देगा तो उसको टिक करना है, जुलाई 2000 दे देगा उसको भी टिक करना है, या 28 जुलाई 2020 दे दे इसको भी टिक करना है। अगर डेट पूछेगा तो 28 जुलाई लिखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है। कोई व्यक्ति या संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है भारतीय योजना आयोग का। भारतीय योजना आयोग ने कहा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। यह इसलिए कहा गया है कि जिस वर्ष मानसून का पदार्पण होता है, मानसून का स्थिति ठीक ठाक होता है, उस समय उस साल कृषि का पैदावार बहुत अच्छा होता है। और जिस वर्ष मानसून नहीं आती है या कम आती है तो कृषि का जो पैदावार होता है वो कम हो जाता है। इसलिए भारतीय योजना आयोग ने यह कहा है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इनमें एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही शामिल किया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को शामिल किया गया है। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो को देख लें, एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य है और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा अपना अनुभव है और आप लोगों को पता होगा जो हिंदी मैथिली का जो मेरा गेस क्वेश्चन था वो कितना मिला था। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ एक एक वीडियो को देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें और एग्ज़ाम देकर आइए। आपका 100 में से 98-97 क्वेश्चन आएगा ही, 95 प्लस होगा ही। चलिए देखते हैं अगला क्या है। भारतीय
किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किनका है? तो यह कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है। यह कृषि मूल्य आयोग का कथन है। अगला है, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। तो 122 मिलियन हेक्टेयर जो है ये वर्तमान समय में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। अगला है, भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है उसका कारण क्या है? तो पहला जो कारण है वो भूधारण प्रणाली में दोष। भूधारण प्रणाली में दोष होने के कारण भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता होता है। अगला है, जोत का आकार। कृषि में उत्पादन के लिए जोत का आकार भी बहुत मायने रखता है। तो क्या हो गया, तो विभाजन की नीति के कारण खेत का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण से निम्न उत्पादकता व्याप्त हो गया है। तीसरा है, कृषकों का अत्यधिक प्रगतिवादी दृष्टिकोण। यह सभी कारण जो है वो भारत में निम्न उत्पादकता का मुख्य वजह है। अगला है, भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है क्योंकि, क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है, तो निम्न है क्यों? तो इसका पहला जो रीजन है वो है प्रति श्रमिक उत्पादकता के आधार पर जितने श्रमिक काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भारत में पैदावार नहीं होता है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता का जो स्तर है वो निम्न है। और दूसरा जो कारण है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा के आधार पर, यानी कि जितने हेक्टेयर पर फसल उगाए जाते हैं तो उस हिसाब से पैदावार नहीं होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता का स्तर निम्न है। अगला है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण, तो पहला है जोतों का अनार्थिक आकार। जोतों का अनार्थिक आकार, जोतों का अनार्थिक आकार, कृषक की ऋणग्रस्तता और तीसरा है उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, ये तीनों कारण जो है वो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन होने का कारण है। पहला कारण है जोतों का अनार्थिक आकार, दूसरा है कृषक की ऋणग्रस्तता और तीसरा है उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव। ये तीनों कारण भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। अगला है, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान है। देश से जो कुल निर्यात होता है, यानी कि भारत जो दूसरे देश भेजता है उत्पाद, उसमें कृषि या कृषि के उत्पाद का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 37%। अगर हम आंकड़ों में समझाएं तो अगर भारत से 100 वस्तु विदेश जाता है तो उसमें से 37 वस्तु या तो कृषि से रिलेटेड होता है। अगला है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान था। तो 55.4% जीडीपी में योगदान था एग्रीकल्चर का 1950-51 में। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है अभी वर्तमान टाइम में तो 22.2% के आसपास जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है। जितने भारत के जीडीपी हैं उसमें से 22.2% एग्रीकल्चर का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अगला है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत का जो आबादी है उसका 58% जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 58%। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अगला है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो कुल भूमि का जो है वो 52.7% जो है भाग वो कृषि कार्य में संलग्न है।
भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? तो 52.7% जो है भारत की कुल भूमि का कृषि कार्य में संलग्न है। अगला दिया हुआ है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3, 1/3 भाग जो है वो सिंचित है। आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट होता है, आपको कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई देकर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। कमेंट करने में थोड़ा भी झिझक नहीं रखें, आपको जो मन में आए वो कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और कमेंट करने से मुझे भी ऐसा लगेगा जो आप लोगों को मेरे वीडियो से फ़ायदे हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मन में जो भी डाउट हो आप ज़रूर बताएं, आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होगा, आप लोगों का जो लाइक होगा, वो हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो भारत में सिंचाई का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो है नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? वह है नहरें। अगला है, भारत में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? देखिए 67% भाग जो है वो कृषि में वर्षा पर निर्भर होता है। इसलिए मानसून का जुआ कहा गया है कृषि को, मानसून को जुआ कहा गया है कृषि में, क्योंकि मानसून होगा तो बारिश होगी और बारिश होने से फसल अच्छा होगा, क्योंकि 67% भाग डिपेंड करता है, निर्भर रहता है सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर। अगला है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत था, यानी कि सबसे पहले जो सिंचाई का साधन था वो क्या था? तो उसमें कुआं व नलकूप था। कुआं और नलकूप ही सिंचाई का जो था सर्वप्रथम साधन था। अगला है, ये तो हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। चलिए अब देखते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांति। भारत की प्रमुख कृषि क्रांति, भारत में कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनेक क्रांतियां लाई गई, जिन्हें कृषि क्रांति कहा जाता है। तो एक एक करके सभी क्रांति को हम जानेंगे, क्योंकि एक एक क्रांति इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन क्रांति से पूछा जाता है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो यह आप लोगों के लिए दोनों ही स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो गेस पेपर का या कहीं से कॉपी पेस्ट करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं। अभी भी देखिए, पूरे किताब को देखकर, पूरे गेस पेपर को देखकर, पिछले ईयर के 3-4 ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसको देखकर आप लोगों के लिए मैं हाथ से लिखकर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कम मेहनत में अधिक से अधिक मार्क्स मिले। इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल से ऐसे ही वीडियो लगातार अब अपलोड होता रहेगा। तो भारत में जितने कृषि क्रांति हुआ है उनमें सबसे पहला जो है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो था लागू किया गया था। तो हरित क्रांति के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, जो केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। ये कौन थे? तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। कहाँ के? तो केरल के।
इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति का शुरुआत किए थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो आप लोगों का उत्तर होगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। किनके द्वारा? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? तो केरल के, और ये थे एक कृषि वैज्ञानिक। अगला है, हरित क्रांति भारत में शुरुआत हुई तो लगभग 1967-66 माना जाता है। हरित क्रांति का भारत में शुरुआत वर्ष 1966-67 है। विश्व स्तर पर अगर बात हम करें तो हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 था, जो कि मैक्सिको में हुआ था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुआ था। अगला है, वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं, और स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिस मत कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन हो। अगला है, हरित क्रांति के तहत संसाधित बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग, यानी कि बहुत ही उच्चतम क्वालिटी के बीज का प्रयोग किया गया। अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो पैदावार अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उतना पौधा ही नहीं उगेगा। तो एक जो है बीज का उच्चतर क्वालिटी का प्रयोग किया गया, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ था, सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की गई, कृत्रिम खाद और कीटनाशक का प्रयोग किया गया। इन सब के कारण जो है था वो पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हुआ, खास करके गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। भारत में हरित क्रांति से गेहूं के पैदावार में अधिक वृद्धि हुआ। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। जब हरित क्रांति हुआ वैश्विक स्तर पे तो चावल का पैदावार बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। तो ये थे पूरे के पूरे हरित क्रांति के फायदेमंद बातें। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जो हरित क्रांति के बाद चावल में सबसे अधिक सफलता कहाँ मिली, तो फिलीपींस में आपका उत्तर होगा, और लिख सकते हैं। चलिए, तो हरित क्रांति के बाद हम लोग चलते हैं अब श्वेत क्रांति की तरफ। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति का दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड है। यह सभी जानकारी आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा तक में मदद कर सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर एक एक बातों को ध्यान से सुने और देखें। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ। किनके नेतृत्व में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ। किनके द्वारा? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा। अगला है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति प्रारंभ करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाया गया जो क्रांति था उसे हम कह सकते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। जब से यह क्रांति हुआ है तो भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष देशों में आ गया है। सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अब आइए देखते हैं नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति जो था वो मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि के लिए लाया गया था। नीली क्रांति लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मछली पालन तथा समुद्री उत्पादों में वृद्धि करना। इसका शुरुआत जो था 1985-90 ईस्वी में माना जाता है और इसके जनक थे अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के जनक थे। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि FFDA
फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की है। अगला है, भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन कर्नाटक करती है। भारत में जो सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है और मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। तो जान गए हैं अभी तक जो सबसे अधिक मछली का उत्पादन कर्नाटक करती है और मछली अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में स्थापित है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करती है। मछली उत्पादन करने में चीन का स्थान विश्व में पहला है। अगला है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1985 से 90 में हुआ था। पीली क्रांति का शुरुआत 1985 से 90 में हुआ था, जिसका जनक सैम पित्रोदा, पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा थे। उद्देश्य तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता। पीली क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता। तिलहन में शामिल होता है सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन आदि। चलिए देखते हैं अगला जो प्रमुख क्रांति है वो है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू का उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू का उत्पादन से संबंधित है। इसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहे तो गोल यानी कि आलू भी गोल। लाल क्रांति टमाटर जो कि लाल होता है और मांस। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गोल क्रांति आलू का उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायनों। भूरी क्रांति कृषि उर्वरकों एवं रसायन। रजत क्रांति जो है वो अंडे तथा मुर्गी पालन से। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली से संबंधित है। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन। सुनहरी क्रांति जो है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा, उसमें कंप्लीट हम इंडियन इकोनॉमी का अपलोड कर देंगे। फिर आगे जो आप लोगों का एक और है सब्सिडरी मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसका भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 1-2 फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। आपको कहीं दूसरे चैनल पर भटकने की आवश्यकता है नहीं। आप लोगों के लिए मैं इतना सारा क्वेश्चन दे दूंगा जिसे देखने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें और आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रयास तो ज़रूर, कोई डाउट हो तो बता ही दीजिए। अगर आपको कुछ रिव्यू भी करना है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए जो आप लोगों को कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।